हेलो एवरीवन, वेलकम टू स्लीपी क्लासेस। कैसे हैं आप लोग? होपफुली अच्छे होंगे। तो आज हम लोग कवर करेंगे अपनी घटना चक्र के सीरीज़ में 5 क्वेश्चंस ऑफ पॉलिटी। तो आपको क्या करना है, वीडियो को पॉज करना है, क्वेश्चन को अटेम्प्ट करना है और फिर जो है आप इसका आंसर और सॉल्यूशन देखिए। ठीक है, तो चलिए करते हैं स्टार्ट। पहला क्वेश्चन है आपका, विच ऑफ द फॉलोइंग बॉडीज वॉज सेटअप बाय द गवर्नमेंट ऑन द रिकमेंडेशंस ऑफ द संथनाम कमीशन। संथनाम कमीशन ने जो है क्या रिकमेंडेशन दिया था और उनके रिकमेंडेशन पे जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने किस बॉडी का जो है वो फॉर्मेशन किया था, आपको बताना है। फर्स्ट ऑप्शन है आपका द सेंट्रल विजिलेंस कमीशन सीवीसी, जिसको बोलते हैं। बी है सेंट्रल इंफॉर्मेशन कमीशन सीआईसी। सी इज एटॉमिक एनर्जी कमीशन ऑफ इंडिया एंड डी इज टेलीकॉम कमीशन। ठीक है, तो इसका सही ऑप्शन क्या है? इसका सही ऑप्शन है सेंट्रल विजिलेंस कमीशन। अब देखिए, संतनाम कमेटी जो है कब फॉर्म किया था फरवरी 1964। काफ़ी पुराना कमेटी है और इसके ही रिकमेंडेशन पे इस कमेटी का नाम था पहले कमेटी ऑन प्रिवेंशन ऑफ करप्शन, हेडेड बाय श्री के संतनाम। ठीक है, इन्होंने रिकमेंड किया कि आप एक ऐसा बॉडी बनाइए जो सारे करप्शंस के केसेस को ओवरसी कर पाए। ठीक है, तो ये एक तरह से जो है, और ये किसको डायरेक्टली जो है रिस्पॉन्सिबल किसको है, ये डायरेक्टली टू दी पार्लियामेंट। ठीक है, तो एक तरह से आप बोल सकते हैं पार्लियामेंट्री कंट्रोल ओवर एग्जीक्यूटिव है, जिसके वजह अगर कुछ करप्शंस होता है तो सीवीसी जो है उसको देखती है, ओवरसी है करती है और इसके रिगार्डिंग जो है वो रिपोर्ट जो है वो पार्लियामेंट में प्रेजेंट करती है। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। विच वन ऑफ द फॉलोइंग फर्स्ट सजेस्टेड that the governor should be an eminent person from outside the state and should be a detached figure without intense political links और शुड नॉट हैव टेकन पार्ट इन पॉलिटिक्स इन द रिसेंट पास्ट। मतलब ये जो है गवर्नर के बारे में जो रिकमेंडेशन दिया गया था कि ये गवर्नर जो है वो एक एमिनेंट पर्सन होने चाहिए फ्रॉम आउटसाइड दी स्टेट, जिस स्टेट में उनका जो है अपॉइंटमेंट हो रहा है उस स्टेट के बाहर के होने चाहिए, और एक डिटैच्ड फिगर होने चाहिए विदाउट इंटेंस पॉलिटिकल लिंक्स। मतलब उनको जनरली जो है उनको पॉलिटिकल लिंक्स नहीं होना चाहिए। तो ये किस कमीशन का जो है रिकमेंडेशन है? इनिशियली ये रिकमेंडेशन किस कमिटी ने दिया था, आपको ये बताना है। फर्स्ट है आपका फर्स्ट ARC एडमिनिस्ट्रेटिव रिफॉर्म्स कमीशन का जो 1966 में रिपोर्ट आया था, क्या इसमें बोला गया था? बी है राज मन्नार कमेटी 1969। सी सरकारिया कमीशन 1983 एंड डी इज नेशनल कमीशन टू रिव्यू द वर्किंग ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। ठीक है, तो NCRWC हम लोग बोलते हैं इसको, नेशनल जो रिव्यू द वर्किंग ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। तो आपको बताना है इसमें से सही आंसर कौन सा है। इसका सही आंसर है सरकारिया कमीशन, जो सेंटर स्टेट रिलेशन के लिए सबसे मेजर कमिटी रहा है और इसका बहुत सारा रिकमेंडेशंस जिसको है फॉलो किया जाता है। अब यहाँ पर आप देख सकते हैं इन्होंने कुछ कहा है कि गवर्नर को किस तरह से जो है एक्ट करना चाहिए इन केस अगर जैसे फॉर एग्जांपल जैसे जब इलेक्शन होता है स्टेट असेंबली में, उसके बाद किसको कॉल करना चाहिए टू फॉर्म द गवर्नमेंट। तो ये सारे कुछ प्रिंसिपल्स जो है सरकारिया कमीशन में बताया गया था, तो आपके लिए जो है काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है ये। अगर क्वेश्चन सरकारिया कमीशन खास करके अगर आपको टाइम मिले तो डेफिनेटली उसके रिकमेंडेशंस को भी एक बार आप ज़रूर देख के जाएं, क्योंकि इस पर बेस्ड डायरेक्टली क्वेश्चन आपसे पूछ लिए जाते हैं स्टेट PCS में भी। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। The chief minister of a state in India is not eligible to vote in the presidential election. ठीक है, if एक चीफ मिनिस्टर कोई भी स्टेट का एलिजिबल नहीं होगा प्रेसिडेंशियल इलेक्शन में वोट करने के लिए अगर ही हिमसेल्फ इज़ अ कैंडिडेट, अगर वो खुद प्रेसिडेंशियल कैंडिडेट है, he is yet to prove his majority on the floor of lower house of the state legislature, he is member of the upper house of state legislature and he is the caretaker chief minister। तो आपको बताना है सही ऑप्शन क्या होगा। इसका सही ऑप्शन है सी, ही इज़ अ मेंबर ऑफ अपर। अगर आपको पता है स्टेट लेवल पे जो है क्या होता है, स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली एंड स्टेट लेजिस्लेटिव काउंसिल। अब आपको कमेंट सेक्शन में बताना है कि किस किस स्टेट में SLC है हमारे यहाँ। ठीक है, जिसको हम लोग बोलते हैं अपर हाउस। जैसे राज्यसभा है हमारे सेंट्रल लेवल पे, वैसे ही स्टेट लेवल पे जो है वो आपका काउंसिल्स होते हैं। ठीक है, तो आपको पता है कि जो कॉलेज, जो इलेक्टोरल कॉलेज होता है प्रेसिडेंट का, उसमें जो है आपके इलेक्टेड एंड नॉमिनेटेड मेंबर्स ऑफ SLC जो है वो अलाउड नहीं होते हैं वोट करने का। अब हम लोग देख लेते हैं, देखिए प्रेसिडेंशियल इलेक्शन के बारे में। तो प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया इज इलेक्टेड बाय अ मेथड ऑफ प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन बाय सिंगल ट्रांसफरेबल वोट। ये चीज़ जो है आपको अगर पढ़ना है अच्छे से तो आप हमारे स्लीपी क्लासेस गवर्नमेंट जॉब का जो है प्लेलिस्ट, उसमें जाके देखेंगे एक इम्पॉर्टेंट स्टैटिक टॉपिक्स है।
ठीक है, एक बहुत ही अच्छा प्लेलिस्ट बना हुआ है, इंपॉर्टेंट स्टैटिक टॉपिक्स, उसमें जैसे उसमें सारे चीज़ जैसे प्रेसिडेंशियल इलेक्शन है, टाइप्स ऑफ मेजॉरिटी है, रिट जुरिस्डिक्शन क्या है, ये सारे चीज़ों को बहुत अच्छे से डील किया गया है। और एक बार अगर आप देख लेंगे तो डेफिनेटली आपका सारा कंसेप्ट जो है वो क्लियर हो जाएगा। अगर आप इसको देख लिए होते इस वीडियो को, प्रेसिडेंशियल इलेक्शन के वीडियो को, तो आप इस क्वेश्चन को बहुत ईजिली सॉल्व कर सकते थे। अब यहाँ पर देखिए, जो प्रेसिडेंट का इलेक्टोरल कॉलेज है उसमें जो होते हैं, मतलब कौन कौन से मेंबर्स होते हैं, तो कौन होते हैं, इलेक्टेड मेंबर्स ऑफ बोथ दी हाउसेज ऑफ पार्लियामेंट। पार्लियामेंट के कौन हाउस होते हैं, लोकसभा एंड राज्यसभा। इसमें जो इलेक्टेड मेंबर्स हैं दोनों के, वो जो है प्रेसिडेंशियल इलेक्शन में वोट करते हैं, लेकिन नॉमिनेटेड मेंबर्स नहीं करते हैं। ध्यान रखिए, आगे हम लोग देखेंगे नॉमिनेटेड मेंबर्स जो है उनको ये जो है प्रेसिडेंशियल इलेक्शन में वोट करने का राइट नहीं है। उसके बाद क्या है, दी इलेक्टेड मेंबर्स ऑफ लेजिस्लेटिव। देखिए यहाँ पर भी इलेक्टेड वर्ड बहुत इंपॉर्टेंट आता है। इलेक्टेड हमने देखा पार्लियामेंट में भी, और असेंबली, स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली के भी जो इलेक्टेड मेंबर्स हैं उनको पावर मिलता है आपके वोट करने का। थर्ड क्या है, द इलेक्टेड मेंबर्स ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली ऑफ यूटीज ऑफ दिल्ली एंड पुडुचेरी। दिल्ली एंड पुडुचेरी के भी जो है यूटी के इलेक्टेड मेंबर्स को इलेक्टोरल कॉलेज में जो है वो जगह दी गई है। अब किसको किसको नहीं दिया गया है, नॉमिनेटेड मेंबर्स ऑफ बोथ दी हाउसेज ऑफ। अब बताइए आपको नॉमिनेटेड मेंबर्स कौन कौन से हैं। अगर राज्यसभा में बोले तो टोटल कितने होते हैं, 14 मेंबर्स जो है वो नॉमिनेटेड हैं, और अगर लोकसभा में देखें तो 2 मेंबर्स हैं जो कि नॉमिनेटेड होते हैं। तो ये दोनों जो हैं आपके प्रेसिडेंशियल इलेक्शन में वोट नहीं कर सकते हैं, ठीक है। उसके बाद क्या है, स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली की भी बात की कि वहाँ पर भी जो है नॉमिनेटेड मेंबर्स होते हैं, ठीक है। तो उस केस में भी जो है वो जो है वोट नहीं कर सकते हैं इन केस ऑफ प्रेसिडेंशियल इलेक्शन। मेंबर्स बोथ इलेक्टेड एंड नॉमिनेटेड। स्टेट, जिस स्टेट में स्टेट लेजिस्लेटिव काउंसिल है SLC, उसमें कुछ इलेक्टेड मेंबर्स होते हैं, कुछ नॉमिनेटेड मेंबर्स होते हैं, लेकिन ये दोनों अलाउड नहीं है प्रेसिडेंशियल इलेक्शन में। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ है जिसको आप ध्यान में रखिए, क्योंकि यहाँ पर कन्फ्यूजन हो जाता है। अब क्या है, द नॉमिनेटेड मेंबर्स ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली ऑफ दिल्ली एंड पुडुचेरी के जो असेंबली है उसमें जो नॉमिनेटेड मेंबर्स हैं वो जैसे पार्लियामेंट के केस में भी है, तो उनको भी अलाउड नहीं है, ठीक है। चलिए बढ़ते हैं आगे। विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट रिगार्डिंग प्रेसिडेंट रूल। प्रेसिडेंट रूल के बारे में, जिसको हम लोग कॉन्स्टिट्यूशनल इमरजेंसी भी बोलते हैं, आपको पता है आर्टिकल 356 बहुत ही इंपॉर्टेंट हो जाता है आपके इमरजेंसी को अगर आपको पढ़ना है तो आप देख सकते हैं। अगेन दैट इंपॉर्टेंट स्टैटिक टॉपिक्स वाला जो प्लेलिस्ट है, यहाँ पर क्या दिया हुआ है आपको स्टेटमेंट है, इट मे बी इम्पोज्ड व्हेनेवर अ स्टेट फेल्स टू कंप्लाई विथ और टू गिव इफेक्ट टू एनी डायरेक्शन फ्रॉम द स्टेट सेंटर। अगर सेंटर के किसी डायरेक्शन को कंप्लाई नहीं करता है स्टेट, तो उस केस में प्रेसिडेंट रूल लगाया जा सकता है। 2 क्या है, द प्रोक्लेमेशन नीड्स टू बी अप्रूव्ड ओनली बाय लोकसभा विद इन 1 मंथ फ्रॉम द डेट ऑफ इट्स इशू। मतलब जो प्रोक्लेमेशन किया गया है उसको अप्रूवल चाहिए रहता है, तो वो कब तक हो सकता है, लोकसभा के द्वारा, और 1 मंथ तक, ठीक है। थर्ड है, इफ अप्रूव्ड बाय बोथ हाउसेज ऑफ द पार्लियामेंट द प्रेसिडेंट रूल कंटिन्यू फॉर 6 मंथ्स, ठीक है। एंड फोर्थ इज, इट कैन नॉट बी एक्सटेंडेड फॉर अ पीरियड ऑफ मोर देन 2 years विद द अप्रूवल ऑफ पार्लियामेंट एवरी 6 months, ठीक है। तो आपको बताना है सेलेक्ट द करेक्ट कोड, कौन कौन से स्टेटमेंट इसमें सही हैं अबाउट प्रेसिडेंट्स रूल, ठीक है। तो 1 and 2 ओनली, 2 and 3 ओनली, 1 and 3 ओनली, एंड 1, 2 and 3 ओनली। तो आपको सही ऑप्शन बताना है, इसमें 1, 2, 3 and 4 होगा, ठीक है। यहाँ पर ध्यान दीजिए, ये 1, 2, 3 and 4 है, 4 नहीं। तो आपको सही ऑप्शन बताना है क्या है इसका सही ऑप्शन है 1 and 3 ओनली, ठीक है। तो यहाँ पर जो है आप देखेंगे तो पहला स्टेटमेंट जो है वो बिल्कुल सही है, क्योंकि अगर यही तो लिया हुआ है कि सेंटर जो है, स्टेट जो है वो हमेशा इन ऑर्डर, जैसे जो सेंटर ऑर्डर देता है उसको कंप्लाई करते हुए जो है अपना फंक्शनिंग करना है, ठीक है। तो उसको जो भी अगर इफेक्ट नहीं करता है तो ये जो है आपको पता है आर्टिकल 356 में जो है ये मान लिया जाएगा कि कॉन्स्टिट्यूशनल मैशनरी जो है वो ब्रेक डाउन हो गया है और प्रेसिडेंट रूल जो है वो लगाया जा सकता है, ठीक है। चलिए दूसरा स्टेटमेंट क्या है, द प्रोक्लेमेशन नीड्स टू बी अप्रूव्ड बाय लोकसभा। ये स्टेटमेंट गलत है, क्योंकि ये किसके लिए है, नेशनल इमरजेंसी के लिए है, ठीक है। देखिए इसमें 1 मंथ आप देख रहे हैं, और प्रेसिडेंट के केस में क्या होता है, प्रेसिडेंशियल मतलब जो इमरजेंसी उसके केस में क्या होता है 2 मंथ। ये 1 मंथ आप कैसे याद रखिए कि अगर नेशनल इमरजेंसी आपके यहाँ लग जाए तो उसको अप्रूवल के लिए थोड़ी जल्दी रहती है, थोड़ा ज़्यादा सीरियस इशू है, तो वहाँ पर क्या होगा कि नहीं, हमको 1 मंथ के विद इन ही जो है इसका अप्रूवल चाहिए। 2 मंथ हम वेट नहीं कर सकते हैं कि हमने जो किया है वो सही किया है, ठीक है। तो इसी कारण जो है इस तरह से याद रखिए कि नेशनल इमरजेंसी में 1 मंथ है, और प्रेसिडेंशियल इमरजेंसी जिसको कॉन्स्टिट्यूशनल इमरजेंसी भी बोलते हैं उसमें जो है अप्रूवल का टाइम है दैट इज 2 मंथ, ठीक है। और अप्रूवल जो है दैट इज डन बाय सिंपल मेजॉरिटी, जबकि नेशनल इमरजेंसी का अप्रूवल जो है वो किससे होता है आपको पता है, स्पेशल मेजॉरिटी ऑफ फर्स्ट काइंड, ठीक है। चलिए
तीसरा क्या है, इफ अप्रूव्ड बाय बोथ दी हाउसेज ऑफ पार्लियामेंट द प्रेसिडेंट रूल कंटिन्यू फॉर 6 मंथ, बिल्कुल सही है, 6 मंथ तक जो है वो रहता है। और इट कैन नॉट बी एक्सटेंडेड फॉर अ पीरियड ऑफ मोर देन 2 ईयर्स, ये गलत हो गया, यहाँ पर 3 ईयर्स होगा, तो ये ऑप्शन जो है आपका गलत हो जाता है। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं आगे। यहाँ पर देख लीजिए अगेन आर्टिकल 356 जो है आपको क्या बोलता है, अ सिचुएशन हैज अराइजन इन विच द गवर्नमेंट ऑफ स्टेट कैन नॉट बी कैरिड ऑन इन अकॉर्डेंस विद द प्रोविजन ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। ठीक है, यहाँ पर आपको दिया हुआ है कि अगर इन अकॉर्डेंस विद द कॉन्स्टिट्यूशन जो है काम नहीं कर रहा है स्टेट, तो हम जो है प्रेसिडेंट रूल लगा सकते हैं किसी स्टेट में। ठीक है, और प्रेसिडेंट क्या है, वो अपने इधर ऑन अ रिपोर्ट गवर्नर ये रिपोर्ट दे सकता है स्टेट का, और या अपने से भी जो है वो इसको एज्यूम किया जा सकता है कि जो है यहाँ पर प्रेसिडेंट रूल लगाने का जो है वो ज़रूरत है। ठीक है, और आर्टिकल 365 जो है वो भी यही चीज़ को बताता है कि वेन एवर अ स्टेट फेल्स टू कंप्लाई विथ और गिव इफेक्ट टू एनी डायरेक्शन फ्रॉम द सेंटर, तो प्रेसिडेंट रूल जो है वो वैलिड माना जाएगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज इनकरेक्ट विथ रिस्पेक्ट टू पार्लियामेंट्री कमिटीज, आपको बताना है कि इसमें से कौन से स्टेटमेंट जो है वो इनकरेक्ट है विथ रिस्पेक्ट टू पार्लियामेंट्री कमिटीज। ठीक है, तो आपका फर्स्ट है क्या, इट इज अपॉइंटेड और इलेक्टेड बाय द हाउस और नॉमिनेटेड बाय द स्पीकर चेयरमैन। ठीक है, it works under the direction of speaker chairman, and C it presents its report to the president, and D is none of the above। ठीक है, तो आपको सही ऑप्शन बताना है। इसका सही ऑप्शन क्या है, आपका ऑप्शन सी, इट प्रेजेंट रिपोर्ट टू द प्रेसिडेंट। ये गलत हो जाता है क्योंकि प्रेसिडेंट को जो है ये अपना रिपोर्ट नहीं देते हैं, ये डायरेक्टली स्पीकर चेयरमैन को जो है अपना रिपोर्ट जमा करते हैं, क्योंकि ये विद इन पार्लियामेंट है। और आपको पता है प्रेसिडेंट को अपना रिपोर्ट कौन देता है, जैसे कैग हुआ, ठीक है, फिर बाहर के भी जितने लोग हैं, मतलब आउटसाइड पार्लियामेंट है, वो प्रेसिडेंट को देते हैं। प्रेसिडेंट जो है वो ले डाउन करते हैं रिपोर्ट इन दी पार्लियामेंट। लेकिन जो पार्लियामेंट्री कमिटीज हैं जो है ये जो भी इनको रिपोर्ट दिया जाता है उसका स्क्रूटनी करते हैं, एक तरह से स्क्रूटनी करके जो भी आउटकम्स होता है उसको डायरेक्टली जो है ये हेड ऑफ द हाउस जो कि स्पीकर या चेयरमैन होते हैं उनको दिया जाता है। ठीक है, अब यहाँ पर इनके बारे में देख लेते हैं क्या, इट इज़ अपॉइंटेड और इलेक्टेड बाय द हाउस और नॉमिनेटेड बाय द स्पीकर चेयरमैन। आपने देखा है ये किसी में इलेक्टेड रहते हैं और किसी में नॉमिनेटेड मेंबर्स रहते हैं। वर्क अंडर द डायरेक्शन ऑफ स्पीकर चेयरमैन। ठीक है, प्रेजेंटेड रिपोर्ट टू द हाउस ऑफ द हाउस, रिपोर्ट टू दी हाउस और टू दी स्पीकर चेयरमैन। यहाँ पर हमने देखा कि डायरेक्टली जो है रिपोर्ट हाउस के सामने रखते हैं, स्पीकर को दे देते हैं। ठीक है, और वो जो है हाउस के सामने डिस्कशन कर सकते हैं। हैज़ अ सेक्रेटेरिएट प्रोवाइडेड बाय लोकसभा एंड राज्यसभा। ठीक है, और इसके बाद कमिटीज़ के बारे में कुछ और इंपॉर्टेंट चीज़ दिया हुआ है तो उसको आप ज़रूर देख लें। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं आगे। इट प्रिवेंट्स इलीगल यूसर्पेशन ऑफ पब्लिक office by a usurpation of public office by a person which writ is being mentioned in the above statement। ठीक है, किसी भी पब्लिक ऑफिस को अगर गलत तरीके से जो है उसको एक तरह से होल्ड किया जा रहा है तो आपको बताना है कि इसमें से कौन सा जो है वो रिट उसको इशू किया जाएगा। ठीक है, तो आपका क्या है, फर्स्ट सर्चुआरी, बी इज मैंडमस, सी इज क्वो वारंटो एंड डी इज प्रोहिबिशन। तो आपको सही ऑप्शन बताना है इसका सही ऑप्शन है क्वो वारंटो। क्वो वारंटो का है मतलब व्हाट इज योर अथॉरिटी, आप किस अथॉरिटी से इस पब्लिक ऑफिस को होल्ड कर रहे हैं। आप अगर इससे एलिजिबल नहीं है तो आपके अगेंस्ट हम सुप्रीम कोर्ट जा सकते हैं और रिट इशू करवा सकते हैं। ठीक है, तो इसे क्वो वारंटो का मतलब क्या होता है, बाय व्हाट वारंट या बाय व्हाट अथॉरिटी आप जो है इस पोजीशन को होल्ड कर रहे हैं। ठीक है, तो यहां पर क्या है, थ्रू दिस रिट द कोर्ट कॉल्स अपॉन अ पर्सन होल्डिंग अ पब्लिक ऑफिस। अगर एक पर्सन पब्लिक ऑफिस होल्ड कर रहा है तो उसको बताना पड़ेगा कि वो किस अथॉरिटी के अंदर जो है वो ऑफिस होल्ड कर रहा है। अगर वैलिड रीजंस हैं तो वो ठीक है, अगर नहीं है तो उस ऑफिस को वैकेंट करना पड़ेगा। ठीक है, इफ द फाउंड द पर्सन इज नॉट एंटाइटल्ड टू होल्ड दैट ऑफिस ही मे बी आउस्टेड फ्रॉम इट। इट्स ऑब्जेक्टिव इज टू प्रिवेंट अ पर्सन फ्रॉम होल्डिंग एन ऑफिस he is not entitled to, therefore preventing usurpation of any public office। ठीक है, चलिए तो हमने देखा यहाँ पे 5 क्वेश्चंस, इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस पॉलिटी के जो कि आपके एग्जाम में आ सकते हैं। अगेन आप प्लेलिस्ट हमारा जो है चैनल पे बहुत ज़्यादा प्लेलिस्ट है जो कि आपके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट हो सकता है। तो आप किसी को भी जाके विजिट करिए, रिवीजन करिए, सारे कंसेप्ट्स को रिवाइज करते रहिए, जैसे इमरजेंसी, प्रेसिडेंशियल इलेक्शन। ठीक है, इन सब चीज़ों को अगर आप बार बार देखेंगे तभी जो है आपको फुल क्लैरिटी आएगा। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक थैंक यू।